हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के हम टॉपिक में बात करने वाले हैं सरकार क्या है। यदि आप बात करते हैं सरकार के बारे में, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों के ऊपर शासन करती है, जो लोगों पर क्या करती है तो शासन करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सरकार होती है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि देखा जाए तो कुछ लोकतांत्रिक देशों में सरकार होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो देश होते हैं जो लोकतांत्रिक नहीं होते हैं, जैसे कि तानाशाही होती है। तो तानाशाही में भी सरकार होती है। इसके साथ देखा जाए तो राजतंत्र के अंदर भी सरकार होती है। तो विभिन्न प्रकार की व्यवस्था में आपको सरकार देखने को मिल जाती है। लेकिन हर देश के अंदर जो सरकार का स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर जैसे कि कह रहा है कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की जाती है। मतलब कि सरकार के कौन-कौन से काम होते हैं, कौन-कौन से काम होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या? यहाँ पे कहता है कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत की सामग्री की मांग करती है। तो हम ज़्यादातर अपने जितने भी डिमांड होते हैं, अपने जितने भी मांगे होती हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए हम सरकार के पास ही जाते हैं। अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। तो प्याज के दाम जब लगातार बढ़ते हैं तो सरकार ने प्याज के दाम को तय करने के लिए कुछ नए नए नियमों को लेके आने का काम करती है। तो नियमों को बनाने के लिए भी हम सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। तो ये जितने भी हम बातें कर रहे हैं, एक्चुअल में ये सरकार के काम के बारे में बात चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार को लेकर के आती है। कहता है कोयला और बिजली के विभाग के पुनर्गठन की बात करती है यहाँ पर। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। तो कई प्रकार के काम जो होते हैं वह सरकार के अंदर में आ जाती है। तो आइए इसी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं कि सरकार क्या है, क्या काम करती है, उसके क्या उत्तरदायी होते हैं। आइए इसी चीज के ऊपर आज डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि हर देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से जुड़े होते हैं, जैसे कि सड़कें बनाना, स्कूल बनाना, और बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, जैसे कि सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे कि डाक और रेल सेवा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो सरकार है वो सरकार क्या क्या काम करती है, इसके बारे में बताया गया। तो सरकार जो होती है वह नियमों और कानूनों को बनाती है, नियमों तथा कानूनों को बनाती है। इसके साथ साथ सरकार क्या करती है तो व्यवस्था की स्थापना करती है, व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। सरकार और क्या करती है तो सरकार जन कल्याणकारी काम करती है, जन कल्याणकारी काम करती है। जन कल्याण का मतलब होता है कि वो लोगों की भलाई का काम करना, लोगों की भलाई करना। तो लोगों की जो भलाई होती है वह यहाँ पे बताया गया कि पानी की समस्या, जैसे सामाजिक मुद्दों को हल करना, गरीबी को खत्म करना, और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण काम जैसे कि डाक और रेल सेवा को चालू करना। ऐसे कई सारे काम सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर किए जाते हैं। कह रहे हैं कि सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी होता है। तो यहाँ पर दो काम और जोड़ दिए गए हैं, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, और दूसरा कह रहा है क्या, सुरक्षा करना हमारे देश की। ये भी एक महत्वपूर्ण काम सरकार के अंदर शामिल किए जाते हैं। कह रहा है कि उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहे। अब इसके लिए वो क्या करते हैं तो इसके लिए वो हॉस्पिटल बनाते हैं, ताकि हॉस्पिटल के अंदर सभी लोगों को मुफ्त में और फ्री में आपको दवाई मिल सके, या और फ्री में यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल सके। इस प्रकार का काम जो होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को मिल जाता है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो अपने पैसों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलने का काम करती है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे कि सुनामी आ जाती है या भूकंप आ जाता है, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जैसे कि हमारे इंडिया के केरला में हमेशा ही तमिलनाडु में हमेशा ही जब बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ के कारण यहाँ के लोगों को जो सहायता करती है वो सरकार ही तो इनको सहायता करती है।
सरकार ही इन्हें पानी की सहायता देती है, सरकार ही इन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करती है, सरकार ही इन्हें बेसिक सुविधाओं को प्रोवाइड करती है। इस प्रकार के काम ना केवल तमिलनाडु में बल्कि बिहार हो गया और वो इलाके जहाँ पर बाढ़ की समस्या लगातार आती रहती है। कह रहा है कि अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग होता है, क्योंकि न्यायालय जो होता है उसका मेन काम होता है न्याय प्रदान करना। और जो न्याय प्रदान करती है वह संविधान के अंदर रह करके करती है। ऐसा नहीं है कि जिसको मन चाहे उसको जैसे तैसे न्याय प्रदान कर दे, ऐसा नहीं होता। तो जो संविधान में बदलाव होते हैं वो सरकार ही करती है। मतलब ये हुआ कि जो न्यायालय है वो कहीं ना कहीं सरकार का ही एक क्या है, अंग माना जाता है। कह रहा है कि शायद आपको ये जानकर अचरज होगा। अचरज का मतलब होता है आपको जान करके थोड़ी सी समस्या आएगी या फिर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। वास्तव में सही है कि सरकार इतने सारे काम अकेले तो कर नहीं पाती है। तो सरकार इन सभी कामों को करने के लिए विभाग, जिसे कहते हैं क्या, डिपार्टमेंट बनाने का काम करती है। और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी होता है? तो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। क्योंकि लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही तो सरकार को बनाने का काम करते हैं। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है और वह नियम बनाती है। तो सरकार का काम हो गया नियम बनाना। वो निर्णय भी लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को लागू करती है। तो मतलब ये हो गया कि जो सरकार है वो सरकार क्या करेगी, तो सरकार एक कार्यपालिका की तरह काम करती है। कार्यपालिका का मतलब होता है जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उनको देश के लोगों के ऊपर, देश के पर लागू करने का काम करती है। जो देश पर नियम कानून को लागू करती है उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। कह रहा है कि सरकार का स्तर का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर कितने प्रकार की सरकारें पाई जाती है। तो हमारे यहाँ तीन प्रकार की सरकारें पाई जाती है। पहले हम कहते हैं केंद्र सरकार के बारे में, दूसरा हम कहते हैं राज्य सरकार के बारे में और तीसरा हम कहते हैं स्थानीय सरकार के बारे में। इसे आप कहते हैं नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं आप लोग, जैसे कि आज के टाइम में बीजेपी है। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं इसे, जैसे कि आज के टाइम में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हो गई या फिर एनडीए हो गया, जेडीयू हो गया। ऐसे कुछ पार्टियां हैं जो केवल एक स्टेट लेवल पे ही काम करती है। लोकल लेवल की गवर्नमेंट की बात करते हैं, तभी के टाइम में एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो एमसीडी का इलेक्शन हो रहा है वो लोकल गवर्नमेंट का ही इलेक्शन होता है। इसे हम कहते हैं पंचायती न्यायालय, सॉरी पंचायत कहते हैं, या फिर इसे आप नगर पालिका या नगर पंचायत भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो सरकार होती है उसे स्थानीय सरकार कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजें के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती है कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गांव, शहर और मोहल्ले से होता है। राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखता है, जैसे कि हरियाणा, असम की सरकारें पूरे राज्य पर काम करती है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है जो सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चल करके पढ़ोगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कार्यों के बारे में जानने का काम करोगे। तो ये जो इंडिया दिया गया है इसमें आपके पास 28 स्टेट दिए गए हैं और इन सभी स्टेटों को हर एक राज्य के आधार पर बांटा गया है और हर एक राज्य के अंदर एक अलग अलग व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, राज्य का शासन किया जाता है। इस प्रकार से इस मैप में भी बताया गया है कि हमारे यहाँ पर प्रशासनिक विभाग अलग अलग क्षेत्रों में बांटे जाते हैं, जिनके ऊपर शासन का काम अलग अलग व्यक्ति को दिया जाता है और उस क्षेत्र का प्रशासन एक व्यक्तियों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें कहता है हमारे पास क्या, सरकार एवं कानून के बारे में बात करते हैं। तो सरकार एवं कानून क्या होती है? सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने के लिए बाध्य करती है। केवल यही वह तरीका है जिससे कि सरकार काम कर सकती है।
सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। जैसे कि आपको पता है, कुछ समय पहले भारत में तीन तलाक का मुद्दा, तीन तलाक का बिल पास हुआ था। तो इस तीन तलाक के मुद्दे को जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको मानने के लिए बाध्य किया गया। तो ये केवल बनाता ही नहीं है, बल्कि लोगों पर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट भी करता है। जैसे कहता है कि एक कानून है कि गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। और ये आप लोग को पता ही होगा कि यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं चलते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस फटाक से आपसे कुछ ना कुछ चार्ज ले लेता है। कह रहा है कि किसी दूसरे कानून को लेकर के ये विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसका मानना क्यों जरूरी होता है। सिंपल सी बात है कि हर कानून को मानना एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, ताकि देश के जो नियम और कानून हैं वो बने रहें। और नियमों और कानूनों को बनाए रखने के लिए हमें सरकार के द्वारा बनाए गए रूल ऑफ लॉ को मानना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वे कुछ कदम उठा सकती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकती है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि व्यक्ति के अधिकार की डिमांड के लिए, आप अधिकार की मांग के लिए न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय। अब बात आती है न्यायालय के बारे में, तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ न्यायालय तीन प्रकार से हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, और हमारे यहाँ लोअर कोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोर्ट को तीन भागों में बांटा गया है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो नेशनल लेवल पर होता है, हाई कोर्ट जो स्टेट लेवल पर होता है, और लोकल कोर्ट जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। इस प्रकार से हमने बांटा है। और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। अब न्यायालय यहाँ पर जो आदेश देता है, वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आदेश देता है और कहता है कि लोगों को क्या काम करने की इजाज़त है या नहीं है। इस प्रकार के जो आदेश होते हैं, इसे रिट कहते हैं, और हमारे भारत में 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। अब बात आती है सरकार के प्रकार के बारे में। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने, यानी उन्हें बाध्य करवाने की शक्ति कौन देता है? तो सिंपल सी बात है, ये पावर उन्हें लोग देते हैं। और लोगों को पावर कौन देता है? तो लोगों को पावर उनके समूह के द्वारा दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में लोगों की सरकार को यह शक्ति देता है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, क्योंकि अब जब हम किसी को चुनाव देते हैं, तो हमारे पास जो पावर होता है, हम वो पावर, जो व्यक्ति खड़ा है, हम उसको डोनेट कर देते हैं। तो जब हम उसको डोनेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पावर का इस्तेमाल अब ये करने वाला है। वे अपनी पसंद के नेता को वोट दे करके चुनते हैं। एक बार चुन ली जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय, अपना डिसीजन, उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर बिल बनाया गया, तो बिल को बनाने के लिए आपको बताना पड़ता है, आपको आपका आर्गुमेंट देना पड़ता है कि आप क्यों बनाना चाहते हैं, किसके लिए बनाना चाहते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। कहता है कि दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्र कहते हैं, इसे मोनार्की सिस्टम भी कहा जाता है। कहता है कि इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने के पावर होते हैं। इस प्रकार का जो पावर था, वो पहले के टाइम में ब्रिटेन के अंदर देखने को मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम में ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन के अंदर भी डेमोक्रेसी देखने को मिल जाती है। कहता है कि राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह हुआ करता था, जिसको हमने कहा था मंत्री परिषद, जिसे कहा जाता है मंत्री परिषद कहा जाता है, जिसे हम मिनिस्ट्री काउंसिल भी कहते हैं। कहता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। तो मंत्री परिषद जो होता है, वो मंत्री परिषद केवल अपना सुझाव देता है। सुझाव मतलब कि वो केवल अपना रिकमेंडेशन दे देगा, लेकिन उस रिकमेंडेशन को मानना कंपलसरी नहीं होता है। इसमें कह रहा है क्या, इसमें आगे कहा जाता है, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। तो कहता है कि लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। क्योंकि जब राजा कोई निर्णय लेता है, तो वो किसी को नहीं बताता है, मतलब कि वह किसी से सुझाव तो ले सकता है। वह सुझाव ले सकता है, वह किसी को निर्देश दे सकता है,
लेकिन वह किसी को ये नहीं बताता है कि उसने जो निर्णय लिया है वो निर्णय क्यों लिया है, उसके बारे में वो किसी को बताता नहीं। कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बात करता है। इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है अ, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार हो जो जनता के द्वारा बनती हो, जो जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता के लिए काम करती है और जनता के लिए काम करती है। कहता है कि भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। तो हमने लगभग 250 सालों तक ब्रिटेन से लड़ाई लड़ी और उसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल चुकी थी। तो 1947 को जब हमें आज़ादी मिलती है, उसके बाद हमें अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। संसार में और भी कई देश है जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष की। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा ही सरकार को बनाया जाता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। जैसे कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होता है, तो अब जितना भी हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि के द्वारा लिया जाता है। तो जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधियों को चुनने का जो काम होता है, इनका जो चुनाव होता है, इनका चुनाव जनता करती है। तो ये एक्चुअल में कह सकते हो कि जनता ही पार्लियामेंट के अंदर लॉ को बनाने में सीधे तौर से पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पार्टिसिपेट करती है। कह रहा है कि आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जनता होती है, हमारे पास जनता 130 करोड़ जनता है, तो ये जितनी जनता है वो पार्टिसिपेट डायरेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या करती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के बेस पर यहाँ पर शासन करती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर के सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं और आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। तो वयस्क का मतलब होता है जिनकी मिनिमम एज एज 18 से प्लस हो या फिर 21 से प्लस हो। ऐसे लोगों को जब तक वोट देने का अधिकार ना हो, उसे हम यहाँ पर लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती है कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? तो प्राचीन टाइम में औरतों और महिलाओं को या सॉरी गरीबों को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास संपत्ति हुआ करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार पहले नहीं था। इन लोगों को पहले अधिकार दिया ही नहीं गया था। तो इन लोगों को जब ये अधिकार नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में उन्हीं नियमों के सहारे चलते ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। कहता है कि भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो वोट देने का अधिकार कम लोगों को दिया गया था। इसलिए जनता ने संगठित होकर के इस अधिकार की मांग चालू की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया था। उन्होंने जोर शोर से मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहा करके ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी गरीब आमदनी होने के गुनाह किया है। तो इस प्रकार के कारण महात्मा गांधी ने अपनी किताब, इनका नाम था यंग इंडिया में उन्होंने इसका विरोध करना चालू किया था। यहाँ पर यह कहता है, इसके साथ साथ छोटा सा एक लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट के साथ हमारा चैप्टर एक खत्म हो जाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिए गए वोट फॉर वुमेन को थोड़ा पढ़ लेते हैं।
कह रहे कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। मतलब कि उन्होंने स्वेच्छा से, मतलब होता है कि उन्होंने खुद ये नहीं कहा है कि हम महिलाओं को, पुरुषों को या कुछ लोगों को अधिकार देंगे। पूरे यूरोप में और अमेरिका में देखा जाए तो महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं को पहले टाइम मताधिकार नहीं दिया गया था। संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी और आंदोलन को महिलाओं के द्वारा ये चालू किया गया, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की बात करते हैं तो इसी आंदोलन में महिलाओं ने वोट का अधिकार की मांग की थी। यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने पहली बार वोट का अधिकार किया था, मांगा था। अंग्रेजों में इसे सफरेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों में इसे सफरेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने से के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने गए थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणा को अपना रखा था। रूढ़िवादी धारणा की बात करते हैं तो मैंने इसके बारे में इसके सेकंड चैप्टर में बता रखा है, आप जा करके उसको देख सकते हैं। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती थी। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा और महिलाओं को मताधिकार आंदोलन के साथियों ने भी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह-जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीर से बांध करके प्रदर्शन किया। उन्होंने कई सारी क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, उन्होंने भूख हड़ताल भी पर भी बैठे। अमेरिका में औरतों को वोट देने का जो अधिकार मिला वो 1920 में मिलता है, जबकि इंग्लैंड में महिलाओं को ये अधिकार 1928 में मिल जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। इस प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।